तो टॉपिक से समझ में आ रहा है कि अभी हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम और दूसरा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन को एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग के पास कोई बीम है, ठीक, और इसमें क्या लग रहा है कि यहाँ पे दो एक्स्ट्रा सपोर्ट रिएक्शन लग गया। ठीक है, तो क्या हो गया कि मान लो कि अगर ये जो बीम था ऐसे, पहले जो कैंटिलीवर था यहाँ तक तो ये डिटर्मिनेट था, तो ये जो दो एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा है ये दोनों क्या हो रहा है, इसको इनडिटर्मिनेट बना रहा है। तो मान लो कि जो पॉइंट्स है ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, और इस पर जो कुछ लोडिंग लग रहा है, मान लो ये P1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये P2 फोर्स लग रहा है। ठीक, तो ये हो गया कि हम लोग का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, इसको मान लो कि हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, सारे रिएक्शंस को निकालते हैं। तो हम लोग को बी वाई और सी वाई निकालना है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये जो बी वाई और सी वाई दोनों नहीं था तो क्या होता कि जो ये स्ट्रक्चर होता, अगर बी वाई और सी वाई नहीं रहते तो ये कैसा दिखता, ऐसा दिखता। ठीक, यहाँ पे P1 लगता और यहाँ पे P2 लगता। तो अभी क्या होता है, इस अगर ये दोनों थे तो इस बीम को यहाँ के रोक के रखते, अभी ये दोनों नहीं है तो क्या होगा कि बीम हम लोग का ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये जो पॉइंट है डिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये दोनों रिएक्शंस जो बी वाई और सी वाई हैं बेसिकली क्या करते हैं कि इसको उठा के ऊपर लेकर चले जाते हैं। ठीक, तो मान लो कि ये जो डिफ्लेक्शन हो गया ये डेल्टा बी नॉट हो गया, और ये जो डिफ्लेक्शन हो गया कितना हो गया, डेल्टा सी नॉट हो गया। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये बी वाई और सी वाई को अप्लाई करके क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर भेजेंगे। तो अभी बी वाई का वैल्यू हमको नहीं पता है कितना है, तो एक काम करता हूँ मैं कि चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि यहाँ पे बी वाई तो नहीं है, तो यहाँ पे एक 1 किलोमीटर का मैं फोर्स लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर का फोर्स लगा दिया। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन आता है अपवर्ड वाला। ठीक, तो मान लो कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आया ना, और ये वाला बीम भी कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है अगर 1 किलो न्यूटन की वजह से, ठीक है, 1 किलो न्यूटन का फोर्स की वजह से कोई भी डिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी के। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एफ, डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी, और इसका हो जाएगा डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी। ठीक है, तो देखो ये क्या हो रहा है कि 1 किलो न्यूटन की वजह से हो रहा है। अगर बी वाई लग रहा होता तो कितना होता है, ये बी वाई इंटू एफ बी बी हो जाता। अब वैसे ही मान लो कि सी वाई की वजह से हम लोग को डिफ्लेक्शन देखना है ना, तो ये कितना सपोर्ट कर रहा है उसको ऊपर उठने के लिए। तो मान लो कि यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, तो इसका वजह से ये वाला बीम फिर से ऐसा ऊपर उठेगा। ठीक, तो मान लो कि ये वाला जो डिफ्लेक्शन है इसका, ये डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट एट लोड सी, और ये वाला क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट सी ड्यू टू यूनिट लोड एट सी। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग का प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर दिए। ये पहला वर्चुअल सिस्टम है तो इसको हम लोग V1 से रिप्रेजेंट कर दिए, और इसको हम लोग V2 से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक, तो देखो अभी तो V1 है, अगर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इतना डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर बी वाई लगता, ठीक है, तो ये कितना डिफ्लेक्ट होता, बी वाई इंटू इतना। तो एक्चुअली ऐसा तो हम लोग मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। तो फाइनली हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग के पास एक एनालिसिस होता है कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, P प्लस V1R1 प्लस V2R2। ठीक है, तो अभी ये क्या है कि एक यूनिवर्सल फार्मूला है बोल सकते हैं, जिसका हेल्प से हम लोग किसी भी एक पार्ट को एनालाइज करेंगे इस बीम के। अब जैसे मान लो कि हम लोग ए पॉइंट को एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफ्लेक्शन एट ए इन एक्चुअल स्ट्रक्चर इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन एट ए इन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस डिफ्लेक्शन एट ए इन फर्स्ट वर्चुअल स्ट्रक्चर इंटू R1 प्लस डिफ्लेक्शन एट ए इन सेकेंड वर्चुअल स्ट्रक्चर इंटू R2। ऐसे हम लोग बी पॉइंट को, अगर डिफ्लेक्शन एट बी को हम लोग एनालाइज करें तो क्या लिखेंगे, डिफ्लेक्शन एट ए मीन्स एक्चुअल स्ट्रक्चर, तो डिफ्लेक्शन एट बी इन एक्चुअल स्ट्रक्चर प्लस डिफ्लेक्शन एट बी इन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्लस डिफ्लेक्शन एट बी इन फर्स्ट वर्चुअल स्ट्रक्चर इंटू इट्स रिडंडेंट प्लस डिफ्लेक्शन एट बी इन सेकेंड वर्चुअल स्ट्रक्चर इंटू इट्स रिडंडेंट। ठीक है,
तो मान लो कि हम लोग डिफ्लेक्शन एट बी को एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि बी पे देखो एक्चुअल स्ट्रक्चर में कितना डिफॉर्मेशन है, 0 है, तो एक्चुअल में क्या आ गया 0। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखो कितना डिफॉर्मेशन है, डेल्टा बी नॉट, तो क्या लिख दिया डेल्टा बी नॉट प्लस। अब V1 का क्या हो गया कि V1 में कितना डिफ्लेक्शन है, एफ बी बी है, तो एफ बी बी इंटू इसका रिडंडेंट कितना है, बी वाई है ना, यहाँ मान लो लिख दिया, तो इसका रिडंडेंट R1 कितना हो गया बी वाई प्लस V2, देखो यहाँ पे कितना आ गया V2 की वैल्यू एफ बी सी इंटू क्या हो गया R2, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है कितना रहा है R2 है ना, R2 की वैल्यू कितना है सी वाई है, सॉरी सी वाई, तो ये क्या हो जाएगा सी वाई। ये हो गया हम लोग का पहला कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। दूसरा क्या होगा, हम लोग सी पॉइंट को एनालाइज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया 0, एक्चुअल स्ट्रक्चर में सी पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू प्राइमरी स्ट्रक्चर में कितना है ये डेल्टा सी नॉट प्लस यहाँ पे कितना है ये एफ सी बी इंटू बी वाई, अब प्लस सेकेंड वर्चुअल स्ट्रक्चर में कितना है ये एफ सी सी इंटू सी वाई हो गया, ठीक। तो हम लोग के पास क्या आ गया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका 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 सबका वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट करते हैं, फिर हम लोग को 2 इक्वेशन मिल गया, बी वाई और सी वाई का यहाँ से वैल्यू आ जाता है, तो हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो अभी हम लोग इसका क्या यूज़ होता है कि हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है, बस इतना यूज़ होता है इसका। अभी हम लोग अगला जो हम लोग का टॉपिक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल सा रिवीजन था। तो अगला जो हम लोग का टॉपिक है जो हम लोग को मेन पढ़ना है वो क्या है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है, तो वो हम लोग का मेन है। तो चलो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, INFLUENCE डायग्राम। तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम क्या होता है कि ये ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ किस चीज़ का होता है, तो ये किसी भी एक पॉइंट का एनालिसिस होता है, किसी भी एक पार्ट का एनालिसिस होता है। जैसे मान लो कि ये कोई बीम है, ठीक है, इस पर इतना सारा लोड लग रहा है, ठीक। तो हम लोग पहले एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे रिएक्शन निकाल लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शन निकाल लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ये और ये निकाल लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये एनालिसिस है, लेकिन अभी ऐसा होता है कि मान लो कि अगर हमसे कोई पूछे कि भाई यहाँ पे एक लोड लग रहा है, ठीक है, तो एक ऐसा करेगा कि नहीं मतलब इतना सारा लोड की वजह से जो रिएक्शन आ रहा है सब जगह तुम मत बताओ, ऐसा बोलेगा कि ये हम लोग का बीम था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोड लगाया, तुम बताओ कि यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा, तो मैं निकाल लिया यहाँ पे रिएक्शन। फिर ये लोड हटा के बोला कि यहाँ पे मैंने लोड लगाया, अब बताओ यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा। फिर ये हटा के बोले कि यहाँ पे लोड लगाया, अब बताओ यहाँ पे कितना रिएक्शन आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में पूरा ट्रस को नहीं एनालाइज करते हैं, किसी भी एक पार्ट को एनालाइज करते हैं। मान लो कि मैं सब ये ए पॉइंट पे जो वर्टिकल रिएक्शन है ए वाई, मैं सिर्फ ए वाई को ही एनालाइज करता हूँ इसमें, ठीक है। लोड अलग अलग जगह लग रहा है, मैं सिर्फ एक रिएक्शन को एनालाइज करता हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि एक ही लोड था, अलग अलग रिएक्शंस को एनालाइज करते थे, कहीं मोमेंट देखते थे तो कहीं आर बी आर ए सब कुछ निकालते थे। अभी हम लोग को सिर्फ ए वाई ही निकालना है, लोड अलग अलग जगह लगेगा, ठीक है। तो इस एनालिसिस को या इसका जो ग्राफ बनता है, हम लोग हर पॉइंट पे ए वाई का जो वैल्यू आएगा, हर पॉइंट पे लोड की वजह से ए वाई का जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ए वाई, ठीक। तो वो तो एकदम सिंपल है। अब जैसे मान लो कि ये कोई बीम हो गया, ठीक है, ऐसा मान लो कि ये हो गया 6 मीटर का। अब बोलेगा कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर ए वाई, ठीक। तो क्या होगा कि मैं सोचूंगा कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगाता हूँ, ठीक है, 1 किलो न्यूटन का लोड लगाया मैं। इसकी वजह से जो होगा मैं देखता हूँ कि मान लो कि अगर x डिस्टेंस पे, ठीक, तो ए वाई कितना आता है, ठीक है। तो ए वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स अपॉन 6, ए वाई हो गया x अपॉन 6, ठीक। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर x इक्वल टू 0 रखूँगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो ए वाई कितना हो जाएगा सॉरी 1 माइनस एक्स अपॉन 6 आएगा जो ए वाई है, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 माइनस 6 हो जाएगा ना,
तो ए वाई इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 6 1 माइनस एक्स अपॉन 6। अब कोई हमसे कहे कि ए वाई का वैल्यू बताओ जब ये यहाँ पे लग रहा होगा, तो एक्स की वैल्यू 0, ए वाई कितना आ गया 1। तो अभी ऐसा होगा कि अभी ए वाई अगर यहाँ पे मैं उनकी न्यूटन फोर्स लगाऊंगा ना, तो 1 माइनस 6 अपॉन 6 0, अगर यहाँ पे लगेगा तो ए वाई पे कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो मतलब कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा ना। क्या हो रहा है अभी देखो, ये जो है ना, ये क्या है ILD फॉर ए वाई है, ठीक है। ये ए वाई का ILD का क्या मतलब है, ये जो ग्राफ है ना, ये बता रहा है कि मान लो कि ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं ए पॉइंट पे 1 किलोन्यूटन का लोड लगाऊंगा तो ए वाई जो है इतना होगा 1 होगा। ये पॉइंट का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे इस बीम में यहाँ पे 1 किलोन्यूटन का लोड लगाऊंगा तो जो ए पे रिएक्शन है वो इतना होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 किलोन्यूटन का लोड लगाऊंगा तो ए पे जो रिएक्शन आएगा इतना आएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ए वाई को बता रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए वाई कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोग वाई को मजबूत रखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को चाहिए ना कि ए वाई का ट्रेंड कैसा हो। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो ये तो हो गया एकदम सिंपल सा। अब मान लो कि हम लोग को बनाना है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग को पहले ए वाई तो फाइंड करना पड़ा था ना, फिर ही तो हम लोग निकाल पाए थे। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना हम लोग। तो मान लो कि यही जो बीम था, ठीक है, ये ऐसा बीम है मान लिया। अब हम लोग को इसमें ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया ना। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला कि ड्रॉ, ये 6 मीटर ही है अभी तक, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट है ये 2 मीटर लेंथ पे, ठीक है, सी पॉइंट है। तो अब मिलेगा ड्रॉ ILD फॉर मोमेंट एट सी, ठीक है, मोमेंट एट सी, ठीक। मतलब क्या बोल रहा है कि सी पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा ना, तो हमको उसका ILD बताओ। मतलब मान लो कि मैं 1 किलोमीटर का फोर्स यहाँ पे लगाया, तो वहाँ पर हमको ये बताना है कि सी पॉइंट पे कितना मोमेंट आ रहा है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से x डिस्टेंस पे लूँगा, ठीक है। मान लिया इसको हम लोग इससे लगाते हैं कि यहाँ पे x डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक 1 किलोमीटर का फोर्स लगाया, ठीक है। तो अभी इसका वजह से मैं देखता हूँ कि सी पे कितना मोमेंट आ रहा है। अब हमको मोमेंट बताना है, ठीक। तो देखो अगर ये x है तो ये वाला रिएक्शन कितना हो जाएगा, x अपॉन 6 हो जाएगा, ठीक। तो सी पे मोमेंट कितना आ जाएगा, x अपॉन 6 इंटू ये वाला डिस्टेंस जो कि 4 है। तो मोमेंट एट सी का जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, x अपॉन 6 इंटू 4। लेकिन कब, जब x का वैल्यू कहाँ से यहाँ तक रहेगा ना, 0 से लेके 2 तक के बीच में रहेगा। वैसे जो MC है, मान लो कि अब ये यहाँ से नहीं लग के कुछ यहाँ पे लग रहा होगा ना, तो हम लोग को इसके लिए अलग टेंड होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है। मान लो लेफ्ट सपोर्ट से हो तो हम लोग का अपना मर्जी, हम लोग जहाँ से कहीं से भी लें, ठीक है। तो अच्छा चलो मान लो कि ये वाला x यहाँ से लग रहा है, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 माइनस x हो गया, ठीक है। तो ये वाला अगर x है तो ये हो गया क्या, हाँ, तो ये वाला जो रिएक्शन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन 6, 1 माइनस एक्स अपॉन 6, ठीक है। तो जो सी पॉइंट पे कितना आएगा जो मोमेंट होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 6 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 6 इंटू 2। और ये कहाँ से, 0 से, सॉरी, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग के पास मोमेंट एट सी का 2 इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मोमेंट एट सी का हम लोग बनाएंगे ग्राफ। देखो तो x इक्वल्स टू 0 रखो, तो 0 पे 0 आ गया। x इक्वल्स टू 2 रखो, तो 2 4 जा 8 अपॉन 6, मतलब 4 अपॉन 3। तो कुछ यहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे 2 पे यानी कि पॉइंट सी पे है ना, तो यहाँ पे आ गया कितना, 4/3 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी अगर 2 रखेंगे तो उतना ही आना चाहिए, हाँ उतना ही आएगा, ठीक। अब क्या रखो, 4 रखो यहाँ पे, ताकि हम लोग को यहाँ पे पता चले, सॉरी 6 रखेगा। अब मान लो यहाँ पे 6 रखेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ये हो गया हम लोग का क्या, मोमेंट एट सी का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक।
मतलब क्या है इसका कि अगर मैं यहाँ पे 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो सी पॉइंट पे कोई मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं सी पे ही 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ तो सी पे सबसे ज़्यादा मोमेंट आएगा। और मैं कहीं 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 भी फोर्स लगाऊंगा ना तो सी पे उतना मोमेंट नहीं आएगा जितना सी पे लगाने से आएगा। तो हम लोग क्या सी को एनालाइज कर लिया। इसका मतलब अगर मैं सी को अच्छा से मजबूत रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दे दूंगा जैसा भी होगा। तो मैं यहाँ से क्या कर लिया, सी पॉइंट के मोमेंट को एनालाइज कर लिया कि सी पे कितना मोमेंट आएगा हर जगह लोड लगाने की वजह से, ठीक। तो यहाँ तक तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कोई भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग को ये सपोर्ट रिएक्शन तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके तो मैं यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट ही नहीं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे जो मोमेंट कैलकुलेट किया, क्या किया, 100.6 से इसका मल्टीप्लाई किया, ठीक। यहाँ पे ए वाई का ही बनाना था। मान लो कि अगला क्वेश्चन कह देता कि तुम सी पे शियर फोर्स का बताओ, ठीक है। तो अगर हमको बोल देता कि वी सी शियर फोर्स एट सी का तुम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाओ, तो इस इक्वेशन में मैं क्या करता कि मैं सी पे शियर फोर्स निकालने की कोशिश करता। अगर इधर से देखता तो -x/6 आ जाता, ठीक। और अगर इस वाले इक्वेशन में देखता तो मैं इधर, तो हमको सी पॉइंट पे चाहिए तो प्लस ऑफ 1 - x/6 आ गया। तो क्या दोनों के ही केस में तो हमको रिएक्शन निकालना पड़ा कि नहीं निकालना पड़ा। तो कुल मिला जुला के अभी तक का कंक्लूजन ये है कि हम लोग को इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए भी सपोर्ट रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे। तो हम लोग को सपोर्ट रिएक्शन तो निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम होता क्या है हम लोग को वो समझना था, तो हम लोग वो भी समझ गए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे किसके लिए, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें कि सपोर्ट रिएक्शन निकालना। तो मान लो कि ये कोई बीम है, ठीक है। यहाँ पर 2 सपोर्ट रिएक्शन लगा दिया है। यहाँ पे जो सपोर्ट मान लो कि यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट लगा दिया, ठीक। और कोई लोडिंग नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग को तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है ना। तो मान लो कि ये जो पॉइंट हो गया ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सेंटर वाला पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया, ये वाला पॉइंट ई हो गया, ये वाला पॉइंट एफ हो गया, ठीक। और मान लो कि ये जो बीच का यहाँ का पॉइंट छूट गया था वो जी हो गया, ठीक है। और मान लिया क्या कि जो सबका बीच का डिस्टेंस है वो कितना कितना है, 2-2 मीटर है, ठीक है। ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, 2 और 2 मीटर, टोटल कितना हो गया, 12 मीटर, ठीक है। तो अभी हमको क्या बनाना है, इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है। अच्छा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसके किसके लिए बनाऊंगा मैं, तो मान लो क्वेश्चन हो गया क्या, ड्रॉ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर सपोर्ट रिएक्शन एट बी का बना लेंगे पहला, ठीक है। दूसरा किसका बनाएंगे, सपोर्ट रिएक्शन एट डी जो डी वाई हो गया। तीसरा किसका, मान लो कि सी पे हम लोग शियर फोर्स का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स एट सी, सी पे मोमेंट का जो क्या होगा, तो मोमेंट एट सी, ठीक है। और ये जो एफ है तो एफ वाई का बनाएंगे कि एफ पे जो वर्टिकल रिएक्शन आ रहा है वो कितना होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 5 चीज़ का हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो कोई भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या पता किए थे कि हम लोग को ये सपोर्ट रिएक्शन निकालने तो आना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर बोल देगा कि मोमेंट बताओ तो मोमेंट, यहाँ पे अगर मोमेंट निकालने के लिए हमको ये बी वाई से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हमको क्या, सबसे पहला काम तो ये है मेरा कि मैं बी वाई और डी वाई का वैल्यू बताऊँ, ठीक है। तो जिसके लिए कि मेरे पास एक ही मेथड है, वो है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन अभी इसमें समस्या है, वो ये है कि हम लोग का एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम लोग को एक्चुअल स्ट्रक्चर में तो लोड होता है कि लोड यहाँ पे हो रहा है तो हम लोग इसको वजह से डिफॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो लोड भी तो वेरिंग है कि नहीं। तो हमको बी वाई और डी वाई कैसे निकालेंगे, तो पहले तो मान लो कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा विथ लोडिंग होना चाहिए, तो हम लोग एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो गया कि हम लोग का ऐसा हो गया कि ये हम लोग का बीम हो गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स हो गए बी, ठीक, और ये हो गया कितना, डी। अब मान लो कि यहाँ से, ठीक है, कोई एक्स डिस्टेंस पे लोड लग रहा है। मान लो कि यहाँ से क्या लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक।
अब इसका वजह से जो बी वाई कितना आ रहा है और डी वाई कितना आ रहा है वो हम लोग निकालेंगे। लेकिन अब देखो, अगर ये एक्स डिस्टेंस पे आ रहा है तो ये एक्चुअल बी वाई तो नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ये तो वेरिंग लोड है ना, तो ये बी वाई भी क्या करेगा, वेरिंग करेगा, डी वाई भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक। तो पहले तो हम लोग को प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, चलो ठीक है, मान लो कि ये हम लोग ऐसा मान लिया, अभी इस लोड की वजह से हम लोग बनाएंगे, इस एक्स की वजह से, ठीक है। तो इसका वजह से जो यहाँ पे रिएक्शन आएगा ना बी वाई वाला, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि बी एक्स, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे जो बी पे आएगा, और यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा, डी एक्स मान लिया, ठीक। ठीक, तो चलो ये हो गया हम लोग का एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी मान लो कि हम लोग क्या बनाते हैं, ये हो गया ए हम लोग का। अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर पी, ठीक। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं कि लोडिंग तो रहने देते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं, ठीक। ये दोनों हट गया तो क्या होगा कि ऐसा लटक जाएगी बीम हम लोग की। अब देखो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट होकर इतना आ गया, और ये वाला डिफ्लेक्ट होकर कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। तो अब मान लो कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर की वजह से है कि नहीं है डिफ्लेक्शन, तो इसका नाम मान लो मैं दे देता हूँ क्या, एफ। तो डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड कहाँ पे लग रहा है, मान लो कि कोई भी डिस्टेंस एक्स है ना, ये तो वेरिएबल डिस्टेंस है एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, कभी 2 होगी तो कभी 4 होगी तो कभी 6 होगी तो कभी 8 होगी तो कभी 10 होगी तो कभी 12 होगी। तो मैं क्या करूँगा, बी एक्स लिख दूंगा। अभी एक्स का हम लोग कभी ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, जी लिखेंगे, लिखते रहेंगे, ठीक है। तो बी एक्स हो गया। अब मान लो कि यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट डी ड्यू टू यूनिट लोड एट एक्स, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मान लो कि हम लोग इसका जगह पे लगाएंगे तो ये हम लोग का V1 जो फर्स्ट वर्चुअल आएगा, ठीक, वो क्या आएगा, ऐसा हो गया। यहाँ पे 1 किलोमीटर का फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक। तो क्या होगा, इसकी वजह से ये वाला बीम ऐसे ऊपर उठ जाएगा, उठ जाएगा ना इतना। तो फिर से यहाँ पे हम लोग को डिफॉर्मेशन देखना पड़ेगा। मान लिया ये एकदम सेम है, प्रोजेक्ट किया सबको, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो डिफॉर्मेशन आ गया, इसको हम लोग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिफॉर्मेशन एट डी, ठीक है। ये हो गया डिफॉर्मेशन एट डी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी, और ये हो जाएगा क्या, डिफॉर्मेशन एट बी ड्यू टू यूनिट लोड एट बी, ठीक। और इसका हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल सा बी वाई से, क्योंकि यहाँ पे जो बी वाई आएगा, ठीक है, मान ले ये बी वाई हो गया ना, एट ए डिस्टेंस एक्स की वजह से जो रिएक्शन आ गया, ठीक। तो इंटू हम लोग बी वाई कर लिए, और वैसे जो V2 होगा वो क्या होगा हम लोग का, कि हम लोग यहाँ पे लगाएंगे 1 किलोमीटर का फोर्स, ठीक। तो अब इसकी वजह से डिफॉर्मेशन आएगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब ये जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन एट डी ड्यू टू लोड एट डी, दिस इज डिफॉर्मेशन एट बी ड्यू टू लोड एट डी, ठीक। और इसका इंटू क्या कर लेंगे हम लोग, डी वाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग का कंपैटिबिलिटी क्वेश्चन बनेगा, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, जिसका हेल्प से हम लोग क्या बी वाई और डी वाई को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा हम लोग का कि एक्चुअल में यहाँ पे 0 है, तो 0 इक्वल्स टू एफ बी एक्स प्लस एफ बी बी इंटू बी वाई प्लस एफ डी बी इंटू सॉरी एफ बी डी इंटू डी वाई। बी पॉइंट को एनालाइज कर लिया, अब डी पॉइंट को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0 एक्चुअल में, यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डी एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डी बी इंटू बी वाई, अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा एफ डी डी इंटू डी वाई, ठीक। तो अब क्या है हम लोग को कि एफ बी एक्स एफ बी बी ये सब फाइंड करना है, ठीक है।
तो अभी हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा कि हम लोग को ये सब चीज़ तो पता होना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम लोग इन दोनों का वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एफ बी एक्स तो हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि यही चीज़ तो हम लोग को बताना है। एफ बी एक्स और एफ डी एक्स क्या है, हम लोग का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का ही तो कोऑर्डिनेट्स है ना। एफ बी एक्स क्या है, मतलब देखो एफ अगर जो हम लोग बी एक्स का बात करेंगे तो ये तो डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन है किसका वजह से, यहाँ पे यूनिट लोड है ना, तो ये तो अलग अलग चेंज होता रहेगा, ठीक। तो हम लोग जो कांस्टेंट है ये लोग का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक। तो हम लोग इसका ही वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स की ही तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है ना। तो देखो तो एक बार हम लोग इन सब चीज़ों का पहले वैल्यूज फाइंड करते हैं ना, जो हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, तो पहले हम लोग को फाइंड क्या करना है कि बी वाई और डी वाई फाइंड करना है ना। तो एक बार इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। देखो तो इस इक्वेशन को तुम्हारा समझ में आएगा कि हम लोग को करना क्या है। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे हो जाएगा कि ये वाला इक्वेशन इधर जाने से माइनस बी एक्स माइनस बी वाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स में, एफ बी बी ये हो गया, ये एफ डी बी हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया, एफ बी डी हो गया, और ये एफ डी डी हो गया, ठीक। इतना इंटू बी वाई एंड डी वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी एक्स और माइनस ऑफ एफ डी एक्स, ठीक। देखो हम लोग का मेन पर्पज़ है क्या, बी वाई और डी वाई निकालना, ठीक है। तो क्या होगा कि हम लोग ये और ये चीज़ तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या नहीं निकाल सकते हैं, वो ये है एफ बी एक्स और एफ डी एक्स, ठीक। तो एफ बी एक्स और एफ डी एक्स है क्या एक्चुअली, इस चीज़ को हम लोग अगर समझें तो देखो कि ये है ना कि अगर मान लो कि यूनिट लोड एट एक्स लगा रहा हूँ तो जो आता है डिफ्लेक्शन बी पे वो एफ बी एक्स होता है और ये एफ डी एक्स होता है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं हर जगह, ठीक है, मैं हर पॉइंट पे यूनिट लोड लगाऊंगा और चेक करूँगा कि ये आ कितना रहा है, ठीक। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि अगर यूनिट लोड यहाँ पे लग रहा होगा तो बी वाई कितना होगा और डी वाई कितना होगा, क्योंकि मैं उसका लिए एफ बी एक्स और एफ डी एक्स निकालने वाला हूँ सबके लिए सेपरेटली। तो अभी तक का हम लोग का कंक्लूजन ये है कि हम लोग को बी पे डिफ्लेक्शन निकालना है एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। मतलब हम लोग को क्या करना है कि ये जो है यहाँ पे अलग अलग जगह तुम लोड लगाते जाओ, ठीक है, और बी और डी पे कितना डिफ्लेक्शन होगा तुम ये देखो। एक बार बी पे डिफ्लेक्शन सारा लिखो, एक बार डी पे डिफ्लेक्शन सारा लिखो, ठीक। फिर हम लोग उसको यहाँ पे पुट कर करके हम लोग सबका वैल्यूज निकालते रहेंगे। एक तरीका तो ये है। अब इसको हम लोग कैसा कर सकते हैं कि देखो हम लोग सब पे अलग अलग जगह लोड लगा के, ठीक है, फिर बी पे डिफ्लेक्शन देखेंगे ना, या फिर इसका उल्टा हो सकता है। बाय रेसिप्रोकल प्रिंसिपल क्या होता है कि जो एफ बी एक्स होता है, ठीक है, जो एफ बी एक्स है ये एफ एक्स बी के भी तो इक्वल होता ही है, ठीक है। तो अभी एफ एक्स बी से क्या हम लोग को फर्क पड़ता है, एफ एक्स बी से फर्क ये पड़ता है कि ये डिफ्लेक्शन एट एक्स दिखाता है ना ड्यू टू लोड एट बी। मतलब क्या करेंगे हम लोग सिर्फ बी पे ही लोड लगा देंगे, ठीक है, और फिर सब पे डिफ्लेक्शन देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यही करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग एक बार बी पे यूनिट लोड लगाएंगे और फिर सब पे डिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, एफ बी ए, एफ बी जी, एफ बी बी, एफ बी सी, एफ बी डी, एफ बी ई, एफ बी एफ, ठीक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग डिफ्लेक्शन अलग अलग देखेंगे, लेकिन लोड कहाँ पे लगाएंगे, बी पे लगाएंगे। वैसे लोड हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, डी पे लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तक का हम लोग का प्लान के हिसाब से है कि हम लोग ये अपना बीम बनाया, ठीक है, और ये हो गया सारा पॉइंट्स ए जी बी सी डी ई एफ, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोड लगाएंगे और फिर सारा डिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो ये कैंटिलीवर है, तो उसका एक जो मेन फार्मूला क्या होता है कि लोड लगाने का, कि मान लो कि मैं यहाँ पे कैंटिलीवर पे कोई भी एक पी लोड लगा दिया ना, यहाँ से डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है, यहाँ से ए डिस्टेंस पे, मान लो कि ये जो फिक्स सपोर्ट है उसे ए डिस्टेंस पे लोड है, ठीक। तो मान लो कि कोई भी एक्स डिस्टेंस पे ये जो डिफ्लेक्शन आएगा ना, इस लोड की वजह से ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये जो डिफ्लेक्शन वाई है ना,
एट एनी डिस्टेंस x। ठीक, तो ये जो y का वैल्यू कितना होता है, पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3a। ठीक है, फॉर x इज स्मॉलर देन a अपॉन 6ei। और y इक्वल टू क्या होता है, पी ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 3x अपॉन 6ei। ये किसके लिए होता है, फॉर ए एक्स एल के लिए। ठीक है, तो अभी तो हम लोग यूनिट लोड लगा रहे हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फॉर पी इक्वल्स टू 1, हम लोग को जो y होगा, ठीक है, हम लोग को y होगा कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3a अपॉन 6ei, या फिर यहाँ पे y इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 6ei इंटू ए माइनस 3x। हो गया। अब देखो, तो अभी इसका हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को बी पे पहले फोर्स लगाना है और फिर डी पे फोर्स लगाना है। मतलब जब हम लोग बी पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो हम लोग का एक वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, और जब हम लोग डी पे फोर्स लगाएंगे तो एक वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। ठीक, तो मैं 2 टेबल बना लेता हूँ। पहला कि हम लोग को अलग अलग एक्स पे देखना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक्स का है वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक, और मैं इधर क्या करूँगा, डी के लिए डिफ्लेक्शन लिखूँगा, एक्स का वैल्यू मैं इसके लिए मान लो लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखूँगा, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड एट बी, और यहाँ पे क्या देखूँगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड एट डी। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी, मान लो कि अगर मैं इधर से लिखना चाहता हूँ तो x की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 12 10। ठीक, अच्छा, तो पहले टेबल के लिए x की वैल्यू क्या होगा, 12 होगा पहला, दूसरा 10 होगा। ठीक, 8 6 4 2 0 हो गया। 12 10 8 6 4 2 0 12 10 8 6 4 2 0। ठीक, अब देखो, तो अगर हम लोग ये बात करें तो ये क्या है, ए इक्वल्स टू 8 का केस है, और ये क्या है, ए इक्वल्स टू 4 का केस है। ठीक है, तो देखो अभी जब तक ये क्या है, हम लोग का एक्स का वैल्यूज है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जब तक हम लोग का एक्स है वो ए से छोटा है, तब तक हम लोग को क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू क्या है, 8 है, तो एक्स तो यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे सेम है ना, तो हम लोग यहाँ से नीचे तक, ठीक है, जब तक क्या हो रहा है, हम लोग का एक्स ए से छोटा है, हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यानी कि ये वाला, तो मैं इसको लिख लेता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 8 स्क्वायर अपॉन 6ei इंटू में 8 माइनस 3 इंटू 8 हो गया। ठीक, 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर अपॉन 6ei इंटू 6 माइनस सॉरी ए माइनस ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ए माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 6 है। अभी हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 6ei 8 माइनस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 6ei। ठीक, इंटू में क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 हो गया ना। वैसे ये क्या हो जाएगा हम लोग का 0 स्क्वायर अपॉन 6ei इंटू 8 माइनस 3 इंटू 0।
एक्स माइनस थ्री ये है ना, सॉरी ये 6x माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस, और ये 8 ही रहेगा, 3 इंटू 8, और ये हो जाएगा हम लोग का 2 माइनस 3 इंटू 8, और ये हो जाएगा क्या का 0 माइनस 3 इंटू 8। ठीक है, सॉरी ये वाला थोड़ा सा अलग हो गया था। अभी देखो, अभी हम लोग का क्या है, हम लोग का जो x है वो a से बड़ा है ना, मतलब 10 और 12, तो इसके लिए क्या हम लोग का बस फॉर्मूला ये a स्क्वायर अपॉन 6 EI, मतलब 8 स्क्वायर अपॉन 6 EI ब्रैकेट में a यानी कि 8 माइनस 3 इंटू 12, और फिर क्या हो जाएगा ये हम लोग का 8 स्क्वायर अपॉन 6 EI। ठीक है, उसके बाद ठीक, तो क्या हो गया हाँ, हम लोग का 8 स्क्वायर अपॉन 6 इंटू ए माइनस यानी कि 8 माइनस 3 इंटू 10। ठीक, तो हम लोग को ये सारा वैल्यूज़ आ गया। अब ये सारा वैल्यूज़ हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाता है हम लोग का माइनस ऑफ 896 अपॉन 3 EI। ठीक है, ठीक, तो इसका सारा वैल्यूज आ गया। अब देखो, अभी इसके लिए देखो, तो इसके लिए क्या हम लोग का a इक्वल्स टू 4 है ना, तो मतलब क्या है कि देखो अगर x का वैल्यू a से छोटा होता है ना, तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a से छोटा ये a कब होगा, ये 3 है ना, तो मतलब ये जो ऊपर वाला फार्मूला है कहाँ में होगा, ये 3 में यूज़ होगा। तो एक्स स्क्वायर ना, मतलब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 EI, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हो गया 4 स्क्वायर अपॉन 6 EI इंटू में 4 माइनस 3a, एक कांस्टेंट है तो 3 4 जा 12 लिख लिया। ठीक, और इसके नीचे ये यूज़ होगा ना, क्योंकि इसके नीचे ही तो क्या है एक्स छोटा है। तो अभी यहाँ से क्या होगा 2 स्क्वायर अपॉन 6 EI इंटू में 2 माइनस 12। ठीक, और ये क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन 6 EI इंटू में 0 माइनस 12। ठीक, अब देखो इन तीनों के लिए क्या होगा, ये वर्क फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 6 EI ना, तो a स्क्वायर तो सब में कॉन्स्टेंट है, तो a स्क्वायर क्या लिख लिया 16 अपॉन 6 EI, ये सब में रहेगा ना a स्क्वायर, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हो गया। मैं पहले लिखता हूँ 16 अपॉन 6 EI यहाँ भी रहेगा, 16 अपॉन 6 EI यहाँ भी रहेगा, और 16 अपॉन 6 EI यहाँ भी रहेगा। अब बस ब्रैकेट वाला वैल्यू चेंज होगा, वो भी क्या हो गया a यानी कि 4 कांस्टेंट है, माइनस 3 इंटू 12, अब फिर से a की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू 6 हो गया। अब बस अब इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू लिख लें, हो गया। तो देखो अब हम लोग के पास क्या आ गया सारा वैल्यूज़ तो आ गया। अभी ये वैल्यू किसका है, उस एक चीज़ तो हमें भूल ही गया यहाँ पे लिखना कि देखो ये डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड एट बी है एट ए डिस्टेंस x है ना, तो x डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ इसको, तो ये क्या है हम लोग का डिफ्लेक्शन एट x ना, x इक्वल टू 2, तो डिफ्लेक्शन एट a ड्यू टू लोड एट b है ना, तो इसको मैं क्या f a b लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख लूँगा f जी बी लिख दूंगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एफ जी बी, ये क्या हो जाएगा एफ सी बी, ये क्या हो जाएगा एफ डी बी, ये क्या हो जाएगा हम लोग का एफ एफ ए जी, ओ सॉरी ये वाला एफ बी बी हो जाएगा ना, ये वाला एफ सी बी, ये वाला एफ डी बी, ये हो गया हम लोग का एफ ई बी डिफ्लेक्शन एटी ड्यू टू लोड एटी, और ये क्या हो गया हम लोग का एफ एफ पी। ठीक, और वैसे ये हम लोग का किसका वैल्यू है डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड एट डी है ना, तो ये वाला हो जाएगा डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड एट डी एफ ए डी, ये हो जाएगा एफ जी डी, ये हो जाएगा हम लोग का एफ बी डी, ये हो जाएगा हम लोग का एफ
सी डी, ये हो जाएगा हम लोग का एफ डी डी, ये हो जाएगा हम लोग का एफ ई डी, ये हो जाएगा हम लोग का एफ एफ डी। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का क्या वैल्यूज। अभी देखो, अब हम लोग के पास जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है वो क्या है, वो हम लोग का कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या था, देखो एफ बी बी, एफ बी डी, एफ डी बी और एफ डी डी। ठीक है, इतना इंटू बी वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू क्या था, माइनस ऑफ एफ बी एक्स और माइनस ऑफ एफ डी एक्स ना। तो इसको मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ, एफ डी एक्स एफ बी एक्स को मैं एफ एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और एफ एक्स बी से क्या होगा कि हम लोग के पास एक्स बी की वैल्यू है, एक्स की जगह अगर ए रहेगा तो एफ ए बी हो गया, ए जी ये सभी तो एक्स है ना, तो हम लोग को एक्स चेंज होने से क्या होगा, हम लोग के पास ये भी वैल्यूज है सारा। ठीक है, तो हम लोग बी वाई निकाल सकते हैं। तो अगर मैं बी वाई को लिखूं तो क्या होगा, ये इधर जाएगा। अच्छा, एक बार सबका वैल्यूज मैं पुट कर लेता हूँ ना यहाँ से। तो देखो एफ बी बी हम लोग को कितना आया, यहाँ पे देखो एफ बी बी -512/3 ई आई, और एफ बी डी कितना आया है, देखो सब में अपॉन 3 ई आई है ना, तो मैं काम करता हूँ सब मैट्रिक्स में से 1/3 ई आई कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब एफ बी बी देखो, एफ बी बी कितना है, माइनस का 512/3 ई आई यहाँ लिख लिया। ठीक, अच्छा इसमें क्या है कि हम लोग डिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग माइनस नहीं लेते हैं। ठीक है, हम लोग को सारा डिफ्लेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड लिया है। अभी देखो एफ बी बी आ गया, अब एफ बी डी कितना आएगा, देखो यहाँ से बी डी एरा एफ बी डी -160/3 ई आई बाहर चला गया। एफ डी बी कितना आएगा, उतना ही आएगा, -160/3 ई आई बाहर चला गया। और एफ डी डी कितना आ जाएगा, एफ डी डी -64/3 ई आई कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इंटू में क्या हो गया, बी वाई हो गया, डी वाई हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी एक्स और माइनस ऑफ एफ डी एक्स। ठीक, अब देखो, तो अगर हमको ये चाहिए तो मैं इस मैट्रिक्स को उधर भेज दूंगा। अच्छा, ए भी प्लस होगा ना, ए भी प्लस होगा, ए भी प्लस होगा, हम कोई माइनस नहीं लेंगे। ठीक है, तो अभी ये मैट्रिक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/3 ई आई। ठीक है, इंटू में बी वाई डी वाई इक्वल्स टू, ये वाला मैट्रिक्स का इन्वर्स हो गया 512 160 160 64 का इन्वर्स इंटू माइनस ऑफ एफ बी एक्स और माइनस ऑफ एफ डी एक्स। अब इसका इन्वर्स मैट्रिक्स का कितना वैल्यू आता है, हम लोग कैलकुलेटर में निकाल के चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसका इन्वर्स का ये आता है 1/14। ठीक है, इंटू में 1/8 -5। हाँ, इसका इन्वर्स कितना आता है, 1/14 इंटू 1/8 -5/16। ठीक है, और क्या हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा 5/16 और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब ये हो गया हम लोग क्या, और ये क्या हो गया हम लोग का, माइनस ऑफ एफ बी एक्स और माइनस ऑफ एफ डी एक्स। ठीक है, तो अभी देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, वो तो हम लोग कैलकुलेटर से एकदम इजी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हम लोग को जानने की ज़रूरी नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का इधर मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप में क्या करेंगे हम लोग कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 3ei/14। ठीक, तो देखो हम लोग का इक्वेशन अभी कैसे बन जाएगा
कि ये क्या हो जाएगा, जो हम लोग का बी वाई था और डी वाई था ना, ये क्या हो जाएगा 3EI अपॉन 14, ठीक, इंटू में 1/8 क्या हो जाएगा, 1/8 मतलब क्या होता है 0.125, ठीक, और क्या है -5/16 है ना, तो -5/16 कितना होता है -0.3125, और ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा -0.3125, और ये वाला है 1, ठीक, इंटू में -(f(bx) और -(f)(dx), ठीक। अब देखो, तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं कि बी वाई और जो डी वाई है इक्वल्स टू, एकदम अगर सिंगल मैट्रिक्स में, तो हो जाएगा 3EI अपॉन 14, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -0.125 f(bx) और प्लस 0.3125 f(dx), और ये हो जाएगा प्लस 0.3125 f(bx) और माइनस f(dx), ठीक। तो यहाँ से हम लोग को बी वाई निकल गया, क्या आ गया 3EI अपॉन 14 इंटू में -0.125 f(bx) और प्लस 0.3125 f(dx), और जो डी वाई आ गया कितना आ गया 3EI अपॉन 14 0.3125 f(bx) और माइनस f(dx). अब देखो, अभी जो बी वाई और डी वाई है ये इसके फॉर्म में क्यों आया है पता है, देखो इसका मतलब क्या है कि अगर आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आप उसकी वजह से f(bx) निकालिए, f(dx) निकालिए, और फिर उसको पुट करेंगे तो आपको बी वाई मिलेगा। इसको बेहतर समझने के लिए ना हम लोग f(bx) तो हम लोग यूज ही नहीं किए हैं, ठीक है। हम लोग कैलकुलेट क्या किए हैं, देखो यहाँ पे हम लोग जो भी कैलकुलेट किए हैं f(x) कैलकुलेट किए ना, और f(x)d कैलकुलेट किए हैं, ठीक। तो अगर मैं इसको अच्छा से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख देता हूँ कि जो बी वाई होता है ना, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ कि जो हम लोग का बी वाई है, ठीक है, वो कितना आया है 3EI/14 माइनस ऑफ 0.125 f(xb), ठीक, अब प्लस 0.3125 f(xd) हो गया। और वैसे जो डी वाई है वो कितना है 3EI/14, वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, 0.3125 f(xb) और प्लस f(xd) हो गया ना। अब हमको कोई कहेगा कि आप बी वाई और डी वाई के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाइए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं x की अलग अलग वैल्यूज डालूंगा। अगर मैं यहाँ पे a लिखता हूँ, ठीक है, तो a के लिए f(ab) और f(ad) यहाँ पे पुट कर लूँगा मैं। अब ऐसे मैं यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे हमको पता चल जाएगा ना। तो देखो अभी हम लोग को वही करना है, क्या कि मैं एक कॉलम बनाता हूँ जिसमें क्या लिखूँगा कि मैं ये f(xb), ठीक है, f(xb) का मैं सारा वैल्यूज लिखूँगा जो मैं पहले निकाल चुका हूँ इस टेबल में ना। देखो f(xb) क्या है, x की वैल्यू a रखा यानी कि यहाँ पे, तो f(xb) सारा f(xb) है ना, x का अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो आया है ये f(xb) है, ये क्या हम लोग का f(xd) है, x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए जो आया है, ठीक। तो इसी का तो यूज़ करना है आपको, और हमको क्या पता करना है बी वाई और डी वाई पता करना है अलग अलग पॉइंट पे। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ कि कैलकुलेट कर लेता हूँ ना बी वाई और डी वाई अलग अलग पॉइंट पे। तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन CALCULATION कैलकुलेशन ऑफ बी वाई एंड डी वाई, ठीक, एंड बी वाई एंड डी वाई, लेकिन उसके लिए कैसे कैलकुलेट करूँ, एंड f(xb) एंड f(xd), ये तो कैलकुलेटेड है, फिर भी हम लोग बस लिखेंगे उसको, ठीक। तो
तो अभी मैं क्या लिखूँगा कि मैं पॉइंट्स, मान लो कि मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट्स पे हम लोग करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट्स पे जो वैल्यूज़ किसकी हम लोग एफ एक्स बी का वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे और किसका लिखेंगे एफ एक्स टी का वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक। एक्स भी लिख दिया, एक्स टी लिख लिया। अब इन दोनों का हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक। तो अभी हम लोग इसका हेल्प से क्या निकालेंगे, बी वाई निकालेंगे और क्या निकालेंगे, डी वाई निकालेंगे, ठीक। देखो तो मान लो कि मैं पॉइंट्स लिखूंगा सारा, कौन कौन सा पॉइंट होगा, 7 पॉइंट है ना टोटल। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक। जो हम लोग का पॉइंट्स हो गया, कौन कौन सा हो गया, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। ए मतलब क्या हो गया, एफ ए बी। ए मतलब क्या हो गया, हम लोग एफ ए बी निकालेंगे, एफ बी बी, एफ सी बी, एफ डी बी, एफ ई बी, एक्सचेंज हो रहा है ना सारा। और क्या हो जाएगा एफ एफ बी और एफ जी बीच में आता है ना, जी कर लेते हैं यहाँ पे क्योंकि सीक्वेंस ऐसा ही है ना, जी ये हो जाएगा बी सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ठीक। तो ये हो गया ई, ये हो गया डी सी बी, ये हो गया जी और ये हो गया एफ एफ बी, ठीक। वैल्यूज़ कितनी है, अच्छा वैल्यूज़ बाद में लिख लेंगे, पहले ये वाला कॉलम देखो। ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा एफ ए डी, ठीक। अब देखो, अब जो ये सब की वैल्यू है, इसकी कितनी वैल्यू आई थी, -896/3 EI। इसकी कितनी वैल्यू आई थी, -704/3 EI। इसकी कितनी आई थी, -512/3 EI। ये कितना था, -108/EI। ये -160/3 EI। ये कितना हो गया, -44/3 EI। ये कितना है, 0। ये भी कितना है, 0। ये हो जाएगा -20/3 EI, ठीक। हो जाएगा -64/3 EI। ये -112/3 EI। ये हो जाएगा -160/3 EI। ये हो जाएगा -208/3 EI। ये हो जाएगा -256/3 EI, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को बी वाई कैलकुलेट करना है ना, तो बी वाई क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले में रखो 3 EI/14 इंटू दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू प्लस 0.3125 इंटू दिस वैल्यू, ठीक। तो वहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, डी वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर करके हम लोग सारा वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2.286, ये वाला 1.643, ये हो गया 1, ये हो जाएगा -1.536, ये हो गया 0, -0.054, ये हो गया 0, ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करके निकालना है, -1.714, ये हो जाएगा -0.857, ये हो गया 0, ये हो गया 5.589, ये हो गया 1, ये हो गया 0.446, ये हो गया 0, ठीक। अब देखो, अगर मान लो कि ये वाला जो पूरा टेबल है, हम लोग बार बार ये वैल्यूज ना डाल के हुए हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कि ये वाला वैल्यूज जो है कि हम लोग कैलकुलेटर से कैसे निकाल सकते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लो कि ये जो पहला कॉलम है, ठीक, इसका वैल्यूज हम लोग भर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, -896। अच्छा देखो,
मान लो कि हम लोग को जो ये बी वाई कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। तो बी वाई के लिए क्या है, हम लोग को इसका वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये अपॉन 3EI, और इसका वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो ये भी अपॉन 3EI, तो 3EI 3EI और 3EI तो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ नीचे का 3EI यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, अपने कैलकुलेशन के लिए, और जब इसमें पुट करूँगा तो ये 3EI भी नहीं यूज़ करूँगा, ठीक। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -896, इसका वैल्यू यूज़ कर लिया, या फिर छोड़ो, फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग डायरेक्ट वही कर लेते हैं ना, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये हो जाएगा 896 डिवाइडेड बाई 3। उसके बाद ये हो गया हम लोग का, सॉरी ये माइनस है ना, -896 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। सारा वैल्यूज ऐसे लिख लेगा हम लोग, -704 डिवाइडेड बाई 3, -512 डिवाइडेड बाई 3, -108, -160 डिवाइडेड बाई 3, -44 डिवाइडेड बाई 3, 0, ठीक। अब ये वाला जो कॉलम हो गया, -256 डिवाइडेड बाई 3, -208 डिवाइडेड बाई 3, -160 डिवाइडेड बाई 3, -112 डिवाइडेड बाई 3, -64 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। और ये क्या आ जाएगा, -20 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया 0, ठीक। अब हम लोग को ये जो अगला कॉलम है बी वाई के लिए ना, इसमें हम लोग को बी वाई कैसे मिलेगा, तो हम लोग ये काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि वैल्यू फिल करना है ना, तो देखो इसमें हम लोग क्या वैल्यू फिल करने वाले हैं कि 3/14, ठीक। तो हो जाएगा 3/14 इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा हम लोग का, -0.125, -0.125 इंटू FXB। FXB मतलब क्या, जो ये वाला वैल्यू था, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, ऑप्शन देखूंगा और वैल्यू ग्रैब करूँगा, कौन सा, ये वाला वैल्यू यूज़ करें ना हम लोग इसके लिए। तो ये लिख लिया क्या, A1 और प्लस 0.3125, ठीक है, इंटू अभी यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखना है, ये वाला रखना है, तो 2 किया, और ये वाला वैल्यूज कौन सा है, ये वाला है ना, B1 वाला, ये वाला, ठीक। तो ये हो गया हम लोग के पास, और हम लोग का रेंज क्या है, ये वाला C1 से लेके 7 तक था वो, तो C7 तक, ठीक। तो देखो हम लोग के पास सारा वैल्यूज आ गया कि नहीं आ गया, ये वाला जो सेम था। हम लोग का ये वाला जो वैल्यू होगा कितना होगा, 0.3928, ये वाला प्लस 0.393 हो गया, ठीक। अब देखो, अब हम लोग डिवाई कैसे लिखेंगे, तो जो डिवाई होगा 3/14, तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन फिल वैल्यू, ठीक, 3/14, ठीक, इंटू में 0.3125 इंटू जो FXB है, FXB मतलब फिर से ए वाला कॉलम, तो ऑप्शन ग्रैब ये वाला कॉलम, ठीक, और प्लस नॉर्मल FXT, देन ऑप्शन ग्रैब ये वाला वैल्यू, ठीक, और रेंज फिर से कहाँ से कहाँ तक, 7 तक, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आ गया, लगता है फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला थोड़ा गलत लिख लिए थे, ये वाला -FXT होगा ना,
तो जिसका वजह से हम लोग का टेबल गलत आ रहा था, अभी सही है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का किसका वैल्यू, बी वाई और डी वाई का वैल्यू। ठीक है, अभी इसका हेल्प से हम लोग बाकी सबका वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग एक बार फिर से अपना बीम को एनालाइज कर लेते हैं, जिसमें कि हम लोग को बी वाई और डी वाई पता चल चुका है, जबकि लोड अलग अलग जगह पे लगेगा। ठीक है, तो देखो, तो अब देखो, जब हम लोग को जब बी वाई और डी वाई पता है, तो अब तो हम लोग इसको एक्सटर्नल रिएक्शन मानेंगे नहीं, है कि नहीं। मान लेंगे कि ये बीम है, ठीक है, और ये जो है हम लोग का सारा पॉइंट्स था। ठीक, ए जी बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बी वाई लग रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, डी वाई लग रहा है। ठीक है, अब देखो, तो अब हम लोग को बताना है क्या क्या। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग को बताना था, क्वेश्चन हम लोग को बताना था बी वाई, क्वेश्चन हम लोग को बताना था बी वाई डी वाई, और क्या बताना था, वी सी एम सी एंड एफ वाई। ठीक, तो बी वाई और डी वाई का एक्सप्रेशन तो हम लोग के पास है। अब हम लोग को किसको बताना है, वी सी और एम सी। तो मैं क्या करता हूँ, वी सी लिखता हूँ। ठीक, तो जो वी सी होगा, अब वी सी क्या है, शियर फोर्स एट सी। ठीक, तो देखो, मान लो कि अगर मैं वी सी के इधर में लोड लगाता हूँ 1 किलो न्यूटन का, तो यहाँ पे ऑफकोर्स शियर फोर्स अलग आएगा, और अगर यहाँ पे लगता है तो शियर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। तो मान लो कि मैं 1 किलो न्यूटन क्या लगा रहा हूँ, इधर लगा रहा हूँ ना, तो क्या होगा, वी सी शियर फोर्स, ये वाला नीचे ये वाला ऊपर, तो बी वाई -1। ठीक, तो यहाँ पे जो क्या होगा, बी वाई -1 फॉर क्या है, 2 2 2 यानी कि 6, और जब x 6 से लेकर 12 तक का बीच का होगा, मतलब यहाँ पे लगेगा 1, तो हम लोग के पास तो लेफ्ट साइड में सिर्फ यही है जो कि ऊपर हम पॉजिटिव दे रहा है। तो इस केस में हम लोग का वी सी क्या होगा, हम लोग का एग्जैक्टली बी वाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो एक ये हो गया हम लोग के पास इक्वेशन किसका लिए, वी सी के लिए। ठीक है, अभी हम लोग को और किसका लिखना है, एम सी का लिखना है ना। तो देखो, एम सी इक्वल टू क्या हो गया, मोमेंट एट सी। मान लो कि लोड लग रहा है कहाँ पे, यहाँ पे लग रहा है ना, तो मान लिया कि x डिस्टेंस पे लग रहा है ना, यहाँ पे लोड लग रहा है कहाँ से, x डिस्टेंस पे। ठीक, तो मैं पहले लिख लेता हूँ क्या, कि जो x होगा इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम फ्री एंड ना, तो मैं पहले ही एक नोट लिख लूँगा, क्या कि जो भी x यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे, x इज़ मेजर्ड फ्रॉम फ्री एंड। ठीक, तो मान लो कि यहाँ से कोई x डिस्टेंस पे, ये भी जो x यूज़ हो रहा है हम लोग का वो ये है ना, हम लोग फ्री एंड से मेज़र कर रहे हैं। तो मान लो कि सी पे बताना है, तो यहाँ पे कोई एक 1 किलोमीटर का लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये जो सी के अबाउट जो मोमेंट देगा, ये 1 किलोमीटर का फोर्स कितना देगा, 1 इंटू ये वाला डिस्टेंस, और निगेटिव मोमेंट देगा, नीचे लग रहा है तो 1 इंटू क्या, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 6 - x है। ठीक, आइए और बी वाई वाला प्लस देगा कितना, 2by। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, 2by - x + 6, अरेंज क्या हो जाएगा, 0x 6 तक का। अब मान लो कि 1 किलोमीटर का लोड इधर लग रहा है। ठीक है, तब तो हमको मतलब ही नहीं, मैं लेफ्ट साइड देखूंगा सिर्फ by इंटू 2, तो जो एम सी हो गया वो कितना हो जाएगा, 2by, कहाँ से कहाँ तक के लिए, 6 से लेके 12 तक के लिए। तो ये जो हो गया मेरे पास एम सी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इसके हेल्प से मैं एम सी निकाल लूँगा। अब हमको क्या निकालना है, एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई के लिए तो सब लेफ्ट में ही है, तो एक्स की पूरी रेंज के लिए तो एफ वाई के लिए कोई वेरिएशन ही नहीं है, हमको यहाँ देखना है। तो देखो, ये दोनों ऊपर ये नीचे, तो इसके लिए जो एफ वाई का वैल्यू होगा ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि एफ वाई जैसा भी आएगा ना, ऊपर या नीचे,
अगर ये दोनों अपवर्ड है, ठीक है, तो मान लेता मैं लिखता हूँ कि एफ वाई प्लस बी वाई प्लस डी वाई प्लस, सॉरी ये वाला नीचे में है तो -1 इक्वल्स टू 0। जो एफ वाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी वाई प्लस डी वाई, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एफ वाई, क्योंकि मैं तो अभी फिलहाल के लिए तो यह मानूंगा ना कि एफ वाई क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। रिएक्शन ऐसे ही मानते हैं, अभी एफ वाई के जैसा वैल्यू आएगा हम लोग वही देखेंगे, ठीक। तो ये हो गया क्या हम लोग का एफ वाई का एक्सप्रेशन, वी सी और एम सी सबका एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि ये पांचों वैल्यूज हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम का कोऑर्डिनेट्स होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x, ठीक, x की वैल्यू 0, x हो गया। फिर हम लोग बी वाई लिखेंगे, फिर हम लोग डी वाई, और क्या निकालना है, वी सी, और क्या निकालना है, एम सी, और हो गया एफ वाई, ठीक। तो हो गया क्या, ये हो गया हम लोग के पास 1 2 4 5 6 7, ठीक। x का वैल्यू क्या हो गया, 0 2 4 6 8 10 12, जिसका अभी कुछ खास मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही है, ठीक। अब देखो, अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे मान लिया लिख लिया हम लोग बी वाई, यहाँ पे लिख लिया हम लोग डी वाई, ठीक। और वैसे ही जो हो गया बी वाई डी वाई, यहाँ पे होगा वी सी, यहाँ पे होगा एम सी, यहाँ पे हो गया एफ वाई, ठीक है। तो अभी जो बी वाई का वैल्यू आया है वो सारा वैल्यूज हम लोग फिर से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं बी वाई और डी वाई का, तो 2.286 1.643 1 0.393 0 -0.054 0, डी वाई कितना हो जाएगा, -1.714 -0.857 0 0.768 1 0.446 0, ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, वी सी ना। तो देखो अभी वी सी कैसे निकलेगा हम लोग का, तो उसके लिए तो वी सी क्या है, बी वाई -1 है ना, तो अप टू 6, ठीक है। अप टू 6 क्या होगा, ये बी वाई -1 होगा, और 6 के बाद सिंपल सा बी वाई हो जाएगा। तो देखो, तो बी वाई -1, इसमें से एक घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 1.286, ये हो जाएगा 0.643, बी वाई -1, 1 में से 1 गया 0, और इसमें से 1 घटा दिया ना, तो 0.393 -1, ठीक। ये कितना आ गया, -0.607, ठीक है। तो इसमें से 1 घटाया तो क्या हो जाएगा, -0.607। लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, जहाँ पर कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है, 2 वैल्यूज है। तो अगर मैं इधर से देखूंगा ना, तो 6 पे एक और इसकी वैल्यू आएगी, जिसकी वैल्यू कितनी है, सिंपल सी बी वाई है। तो मतलब अगर मैं इधर से चलूंगा तो पहले इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है, फिर चेंज होकर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी वाई के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि हमें 2 इक्वेशन है ना, 6 पे ये भी वैल्यू है, 6 पे ये भी वैल्यू है, तो लेफ्ट साइड से है। और अगर 4 जैसे शिफ्ट होकर इधर आया, बी वाई बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू एक और कितनी होगी यहाँ पर,
0.393, ये हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन से, ये वाला हो जाएगा राइट डायरेक्शन से। हो गया। अभी 8 रखने से कितना आएगा, सिंपल से जो अभी तो बी वाई है यानी कि 0, यहाँ पे माइनस 0.054 और ये हो गया कितना 0। अब देखो ये हो गया। अब हम लोग को एम सी का वैल्यू चाहिए ना, मोमेंट एट सी। तो देखो फॉर्मूला तो हम लोग के पास है, क्या है 2 इंटू बी वाई माइनस एक्स प्लस 6। तो देखो अभी यही वैल्यूज पुट करना है हम लोग को और आंसर लाना है। तो ये सारा वैल्यूज आ गया हम लोग का। अब ये सारा वैल्यूज को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, ILD बन जाएगा।